जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको गणित शिक्षण की व्याख्यान विधि पर बात की थी आपसे, आज हम उससे आगे आगमन और निगमन विधि पर बात करेंगे। आगमन और निगमन विधियां क्या हैं, इन पर कैसे कार्य करते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। गणित शिक्षण की आगमन विधि, पहली विधि मैंने करवाई थी, ये नंबर 2 है आगमन विधि। आगमन विधि क्या कहते हैं, हम इसे इंडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या क्या है देखिए, इसके पहले इसके कार्य क्या है। आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में आगमन विधि है या निम्न में निगमन विधि है। कैसे कैसे, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ। देखिए, आपसे पूछा गया नंबर 1 में विशिष्ट उदाहरण से, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की और नंबर क्या है भाई, विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। और तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एक आपको इसमें कुछ भी डाल देगा इस तरह से, है ना, और आपसे पूछेगा निम्न में, एक इसमें का डाल देगा और 3 किसी और विधि के लगा देगा कि निम्न में कौन सी विधि आगमन विधि है। तो देखिए, स्थूल से है, सूक्ष्म से अगर स्थूल की ओर होगी तो निगमन की तरफ चला जाएगा, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर है तो वो आगमन में। सामान्य से विशेष की ओर दूसरी विधि लग जाती है, विशेष से सामान्य की ओर है। विशिष्ट उदाहरण या उदाहरण न देकर विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, ये विशेष है और ये विशिष्ट है, दोनों ये बात ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन, इन्हीं पॉइंटों से आपको क्वेश्चन देखने को सीटेट में मिल जाएगा। यदि आप पुराने पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हल करते हैं तो आपको इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इनसे ही कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखिए, इसमें आगमन विधि के सोपान क्या क्या है। आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के सोपान क्या होते हैं। देखिए, वहाँ स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड के नाम से हम इन्हें जानते हैं, लिखना चाहें तो लिख लें। क्या क्या होते हैं, देखिए, नंबर 1, सबसे पहले इसमें स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, विशिष्ट उदाहरणों को, उदाहरणों को या उदाहरणों का लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। सेकंड, निरीक्षण, हम इसमें निरीक्षण करते हैं। थर्ड पॉइंट, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण या सूत्रीकरण, या सूत्रीकरण करते हैं। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, देखिए, चौथा स्टेप होता है इसका परीक्षण या सत्यापन, परीक्षण एवं सत्यापन, ये करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने दिए गए हैं,
ये इसके संबंध में क्या क्या हम करते हैं ये हमसे पूछा गया है ना। आगमन विधि के सोपान क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से जिस भी चैप्टर को या जिस क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे हैं बालक उसे अच्छी तरीके से उसके माध्यम से समझ सके, हम उसे प्रस्तुत करेंगे। फिर हम उसका निरीक्षण करेंगे कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है, या जो हम समझा रहे हैं वो क्या है। सामान्यीकरण या सूत्रीकरण, फिर उसमें उसका सामान्यीकरण करेंगे, उसे हल करना प्रारंभ करेंगे, उसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस भी माध्यम से हम हल करते हैं। आगे उसका परीक्षण और सत्यापन करेंगे चौथे स्टेप में कि जो हमने लिखा है, जो हमने सूत्र लगाया है, जिस प्रकार का उदाहरण है, जैसा है वो उस पर सटीक है या नहीं है, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस पर कार्यगर है या कार्यफुल है, हेल्पफुल है, बालक की मदद कर सकता है। इस प्रकार से हम इसका परीक्षण या समान सत्यापन करते हैं। आगे इस विधि के बहुत छोटी छोटी विधियां हैं, इनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे इस विधि के गुण या दोष से संबंधित बातें हैं कुछ, इसके दोष क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, देखिए यही आपसे पूछे जाएंगे आगे। आगमन विधि में क्या है इसके लेकर हम चल रहे हैं गुण। आगमन विधि के गुण, गुण में क्या क्या है भाई, ध्यान पूर्वक पढ़ें। नंबर 1, यहां से लिख लेते हैं, चलो नंबर 1, यह है गणित क्या है, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2, इस विधि से प्राप्त ज्ञान, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है, स्थायी होता है। ये इसके गुण हैं, इसमें गुण क्या है ये मैं आपको लिखवा रहा हूं। नंबर 3 क्या है भाई, इस विधि के निरीक्षण में बालक गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में देखने लगता है, आगे है नंबर 4, छोटी कक्षाओं के शिक्षण में यह विधि सर्वोत्तम उचित है, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस विधि के दोष क्या क्या होते हैं? दोष, आगमन विधि के दोष क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इस विधि के शिक्षण में
समय और परिश्रम अधिक लगता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? बड़ी कक्षाओं में यह विधि महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी कक्षाओं में यह विधि महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस विधि के शिक्षण में विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। ये इस विधि के गुण और दोष हैं। देखिए क्या क्या हैं, जो भी महत्वपूर्ण लगे वो मैंने आपको लिखवाए हैं। जैसे यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बालक को पहले उदाहरण देंगे, फिर उसके संबंध में समझाएंगे, तो बालक एक बेहतरीन प्रयास करेगा और वो अच्छी प्रकार से सीख सकता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। बालक को स्पष्टीकरण मिलता है और जो वो सीखता है वो स्थायी रूप में सीख जाता है। इस विधि के निरीक्षण में बालक गणित को एक व्यवहारिक रूप में देखने लगता है। बालक को व्यवहार के रूप में बताया जाता है। यदि आप व्रत बताते हैं, बालक रोटी खाता है घर में, रोटी का उदाहरण दें। रुपए का उदाहरण दें कि रुपया जो होता है वो व्रत के आकार का होता है, गोल होता है। इस प्रकार से बालक गणित को एक क्या करता है, व्यवहारिक रूप में देखने लगता है। छोटी कक्षाओं के शिक्षण में यह विधि सर्वोत्तम उचित है। जो छोटी कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाओं को सिखाने के लिए इस विधि का एक महत्वपूर्ण रोल है। बालक इसके माध्यम से स्पष्ट, सुस्पष्ट और अच्छा सीख सकता है, गणित को अच्छी तरीके से पढ़ना प्रारंभ कर सकता है। इस विधि के निरीक्षण में समय और परिश्रम अधिक लगता है, इसीलिए छोटी कक्षाओं में तो उपयोगी है, परंतु यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से बड़े सिलेबस को, बड़ी कक्षाओं में सिलेबस ज़्यादा होता है, बड़ी कक्षाओं के बड़े सिलेबस को एक निश्चित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधि गणित शिक्षण की जो आगमन विधि है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। ये छोटी कक्षाओं में इसका यूज अच्छे प्रकार से किया जा सकता है बालक को मैच्योर बनाने के लिए। ये गुण और दोष थे आगमन विधि के। मैंने आपको लिखवाया कि विशिष्ट से सामान्य की ओर है, विशेष उदाहरण से सामान्य की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। इस तरह से मैंने आपको इसके संबंध में लिखवाया है आगमन विधि के। आप विशेष ध्यान देकर इसे पढ़ें। स्थूल से सूक्ष्म की ओर लिखवाया गया था, है ना। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान रखें, इनसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे है निगमन विधि। निगमन विधि निगमन विधि क्या कहती है? देखिए, डिडक्टिव मेथड के नाम से हम जानते हैं निगमन विधि। किस नाम से जानते हैं हम इसे? डिडक्टिव मेथड।
इटरेटिव मेथड। ये क्या होती है, देखिए अभी हमने आगमन विधि आपको समझाई है। आगमन विधि के ठीक प्रकार ही निगमन विधि होती है। इसमें सब आगमन विधि का उल्टा कार्य इसमें चलता है, और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुण है, दोष है, वो आपको मैं लिखवा रहा हूं। देखिए क्या होती है ये। नंबर 1 पॉइंट है, यह है आगमन विधि का ठीक विपरीत होती है, परंतु विरोधी नहीं होती। नहीं होती है ना, विरोधी नहीं होती। आगे पॉइंट है इसमें, नंबर 2, बड़ी कक्षाओं में यह विधि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग विशेषतः बीजगणित और या तथा लिख सकते हैं त्रिकोण मिति के शिक्षण के लिए, त्रिकोणमिति के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे इन पॉइंटों से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा इन्हें। देखिए नंबर 4 है, शिक्षण की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की इस विधि को हम स्मृति केंद्र विधि के नाम से जानते हैं। स्मृति केंद्र विधि के नाम से जानते हैं। आगे है इसमें नंबर 5, जब समय का भाव यानी कि समय भाव हो, तब इस विधि का प्रयोग महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुने, देखिए इसमें क्या क्या हमने आपको लिखवाया है। इस विधि का कार्य क्या है, कार्य और लिखवा देते हैं। चलिए इस विधि का कार्य क्या है, इसे और लिख लेते हैं। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा सामान्य नियम से
नियम से उदाहरण की ओर, और वहां पर हमने लिखा था उदाहरण से सामान्य नियम की ओर। नंबर 2 है इसमें सामान्य से विशेष की ओर, और तीसरा पॉइंट हमने लिखा था उसमें स्थूल से, और यहाँ पर क्या है भाई, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल की, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखिए ये पॉइंट हमने लिखवाए निगमन विधि के संबंध में क्या क्या है। यह आगमन विधि का ठीक विपरीत होती है, परंतु उसका विरोधी नहीं होती, उसका उल्टा होती है। जैसे यदि वो स्थूल से सूक्ष्म है तो ये क्या होगी, सूक्ष्म से स्थूल होगी। यदि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। इस तरह से विपरीत होगी। बड़ी कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विधि होती है क्योंकि समय का महत्वपूर्ण होती है। बड़ी कक्षाओं में इसलिए महत्वपूर्ण होती है, समय का कम अभाव करते हुए इस विधि से कोर्स को, सिलेबस को समय पूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। तीसरा, इस विधि का प्रयोग विशेषतः बीजगणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है क्योंकि उसमें व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती है, नियमों की आवश्यकता पड़ती है, सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस विधि का अधिकतम प्रयोग जो है, निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, बीजगणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि किस विधि को स्मृति केंद्र विधि के नाम से जाना जाता है, तो स्मृति केंद्र विधि के नाम से निगमन विधि को जाना जाता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे, जब समय का अभाव हो, जब समय का अभाव हो, सिलेबस पूरा ना हो रहा हो, तब हम निगमन विधि का प्रयोग कक्षा में करते हैं, परंतु यह बड़ी कक्षाओं में ही किया जा सकता है, छोटी कक्षाओं में महत्वपूर्ण विधि नहीं है। कार्य है इसके, सामान्य नियम से उदाहरण की ओर है, सामान्य से विशेष की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। ये आपको डाल देगा 3 ये और एक निगमन का डाल देगा, निगमन पूछ लेगा, 3 निगमन के एक इसमें से डाल देगा कोई सा पॉइंट, तो आपसे आगमन पूछ लेगा। इस प्रकार से आपसे यहाँ से इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं। भाई आप विशेषकर जो भी हमारी क्लास को देखते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक आप इन्हें पढ़ें, जिससे क्या इनसे बनने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो सके। आगे इसके गुण और दोष क्या क्या है इस विधि के, इसके संबंध में हम बात करते हैं, फिर अगली विधि को लेकर चलेंगे। देखिए इसके गुण क्या हैं। गुण, निगमन विधि के गुण, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इसलिए हम आपको इन्हें लिखवा रहे हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1, इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम दोनों की बचत होती है। दोनों की क्या होती है भाई, बचत होती है। नंबर 2, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं में किया जाता है, बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरे पॉइंट में पूछा गया है कम समय में विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा कराने में इस विधि
का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसके दोष क्या है विधि की, इस विधि के दोष, क्योंकि जब गुण है तो दोष भी जरूर होंगे, इससे लाभ है तो हानि भी कहीं ना कहीं होगी। देखिए क्या है इसके दोष। नंबर 1, यह है अधिगम सिद्धांत के प्रतिकूल है। यह क्या भी अधिगम सिद्धांत के प्रतिकूल है। नंबर 2, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट तथा अस्थायी होता है। नंबर 3, शिक्षण की यह विधि रटने पर अधिक जोर देती है, जो कि गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके गुण और दोष क्या क्या हैं ये मैंने आपको लिखा है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस विधि के शिक्षण में देखिए क्या है, इस विधि के शिक्षण में समय में परिश्रम की बचत होती है, क्योंकि तेजी से हम बालक को पढ़ा सकते हैं, व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, तो इसमें समय और परिश्रम की बचत हो जाती है, कम समय लगता है और कम ही परिश्रम होता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं में होता है। व्याख्यान विधि केवल बड़ी कक्षाओं में चलती है। छोटी कक्षाओं में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, बालक को उसके जैसे उदाहरण देकर उसे समझाकर। इसमें केवल नियम बताकर काम चल जाता है, बालक अपने आप से कर लेता है, क्योंकि वो बड़ा बालक हो जाता है। कम समय में विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा करना हो। क्वेश्चन बना आपसे कि कम समय में विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तब आप बताएंगे कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। उस समय किस विधि का प्रयोग किया जाता है, गणित की निगमन विधि का प्रयोग कम समय में विस्तृत से उसको पूरा करने में किसका प्रयोग किया जाता है, गणित शिक्षण की निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखिए इसके दोष क्या क्या है। भाई ये अधिगम के कैसी है, प्रतिकूल विधि है। अधिगम सिद्धांत के प्रतिकूल विधि है, और वो कैसी थी, अनुकूल विधि थी अधिगम की। क्योंकि अधिगम में क्या होता है, सीखने और सिखाने का कार्य चलता है। इसमें केवल ज्यादातर पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है, पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाता है निगमन विधि पर। और ये इतनी इंपॉर्टेंट विधि है, इनसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी होता है। इस विधि के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अस्पष्ट और अस्थायी होता है। शिक्षण की यह विधि रटने पर जोर देती है, गणित में रटने पर जोर नहीं दिया जाता। इसलिए गणित के लिए शिक्षण की गणित की निगमन विधि, गणित शिक्षण की जो निगमन विधि है गणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गणित पर रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। गणित को समझा जाता है, गणित को उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा व्यवहारिक उदाहरण या किसी भी भाषा के माध्यम से जोड़कर समझा जाता है। उसे जितना भी हो सके अन्य भाषाओं से जोड़कर
या उदाहरण ऐसे दें जो उसके व्यवहारिक रूप में हो बालक के, तब वो गणित को स्पष्ट रूप से सीख सकता है। और ये सारी क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं हमारे MK स्टडी चैनल पर। ये सब क्लासें उपलब्ध हैं, आप इन्हें जाकर पढ़ेंगे तो पक्का आप एक अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मैंने आपको 3 शिक्षण विधियाँ करा दी। जो भी नए भाई बहन हो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी त्रुटि हो कमेंट करें। क्लास कैसी लगती है कमेंट कर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।